विक्रम विश्वविद्यालय इसलिए नहीं कि उज्जैन में केवल विक्रमादित्य का नाम जुड़ा हो, इसलिए नहीं, परंतु विक्रम, भारतीय विक्रम, भारत का पुरुषार्थ, भारत की क्षमता, भारत की जो विजय प्राप्त करने की एक भावना थी, भारतीय विजय, विक्रमादित्य तो भारतीय विजय के प्रतीक। भारत को विजिगीषु होना चाहिए, भारत को पराभूत मनोवृत्ति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। उसका नाम उज्जैनी अवंतिका विश्वविद्यालय कुछ भी हो सकता था, महाकाल विश्वविद्यालय भी हो सकता था, मगर विक्रम से जोड़ने का अर्थ है कि लोग उस बात को पहचाने कि भारत का विक्रम कहाँ तक पहुँचा, कितनी दूर तक हमारे विक्रम की धाक थी, हमारे पुरुषार्थ की धाक थी, हमारी उपलब्धियों की धाक थी। मध्य प्रदेश का जब निर्माण हुआ तो राजधानी कहाँ होगी, ये विवाद का विषय था। उज्जैन भी दावेदार था, लेकिन भोपाल बाजी मार ले गया। क्यों ऐसा हुआ, इन कारणों में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जो थोड़ी सी क्षतिपूर्ति हुई विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना से, लेकिन व्यास जी केवल वहीं तक नहीं रुके, उन्होंने और भी संस्थाओं का निर्माण किया। वे स्वयं में एक संस्था थे। उनकी संस्थाएं आज भी उनके नाम की कीर्ति पताका फहराती हुई अपना असर डाल रही है। आधुनिक उज्जैनी में एक व्यास युग का निर्माण करने वाले पंडित व्यास ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना से वर्षों पूर्व 1930 में ही सिंधिया प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान की स्थापना भी कर दी थी। लगभग 16,000 हस्तलिखित पांडुलिपि एवं प्राचीन ग्रंथों का विशाल संग्रहालय। शहर में एक भव्य सभागार की कमी वर्षों से महसूस की जा रही थी। पंडित व्यास ने कालिदास समारोह के साथ साथ विक्रम कीर्ति मंदिर की भी स्थापना की। वे कालिदास अकादमी की तरह विक्रम के नाम पर अकादमी स्थापित नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे विक्रम कीर्ति मंदिर नाम दिया। यह सब उनके तेजस्वी व्यक्तित्व के कारण संभव हो पाया। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि बहुत प्रभावी व्यक्तित्व उनका था, और उसका उन्होंने पूरा लाभ देश को दिया और राष्ट्र को दिया। एक तो विक्रम का पहले बीड़ा उठाया, और विक्रम स्मृति ग्रंथ के रूप में 3 ग्रंथ उन्होंने उनके देखरेख में प्रकाशित हुए। वह एक स्थायी उनकी सारस्वत साधना के फल के रूप में हमेशा रहेगा। विक्रम स्मृति ग्रंथ मराठी, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं में प्रकाशित हुई है, परंतु ये एक ही ग्रंथ तीनों भाषाओं में नहीं है। ये प्रत्येक भाषा में एक स्वतंत्र ग्रंथ है। हिंदी का जो ग्रंथ है उसके लेखक, अंग्रेजी के ग्रंथ के लेखक और मराठी के ग्रंथ के लेखक, स्वतंत्र लेखन उन तीनों ग्रंथों में हुआ है। विक्रम कीर्ति मंदिर का निर्माण, विक्रम के नाम से विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना, तो अनेक सपने भी देखा करते थे। विक्रम की गाथा के गायक, सचमुच विक्रम के उन्नायक, मालव के सच्चे सपूत थे, कालिदास के मेघदूत थे, मेघदूत थे। यश कीर्तन करती रहती थी क्षिप्रा की निर्मल जलधारा। वे अपने विक्रम के माध्यम से केवल ये नहीं करते थे कि कोई साहित्यिक बात करें, बल्कि विक्रम के माध्यम से वो देश की तमाम बातें, वर्तमान की भी, अतीत की भी, भविष्य की भी,
ये सारी चर्चाएं करते थे और उनमें ज्ञान के इतने पक्ष दिखाई पड़ते थे कि मालूम पड़ता था कि इस व्यक्ति ने कितना वैविध्यपूर्ण ज्ञान अर्जित किया है। इस प्रकार पूर्व में बनारस शहर है, पश्चिम में उज्जैन शहर है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई और उज्जैन के अंदर पंडित सूर्य नारायण व्यास जी को उनके समकक्ष देखा जा सकता है कि उन्होंने लोगों के पास जाकर के विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। विक्रम विश्वविद्यालय के अनेक समारोहों में वे देश की महान विभूतियों को उज्जैनी ले आए। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके उत्तराधिकारी डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महान कवयित्री महादेवी वर्मा, डॉक्टर काटजू से लेकर डॉक्टर पाटस्कर जैसे असंख्य नाम शामिल हैं। संसार के असंख्य महापुरुषों से उनके व्यक्तिगत संबंध थे। उसका लाभ वे जीवन भर उज्जैनी को देते रहे। पद्म भूषण डॉक्टर सूर्यनारायण जी व्यास ने इस विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा था। उस समय आगरा विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था और मध्य भारत में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, यद्यपि माधव कॉलेज पुराना कॉलेज था। उनके प्रयत्नों से इसके पश्चात वह स्वयं इतने बड़े ज्योतिषविद्य थे, इतने बड़े पत्रकार थे, इतने बड़े साहित्यकार थे कि उन्होंने जो देश के उस समय के मूर्धन्य राजनेता, शिखर के राजनेता, उनसे सबके व्यक्तिगत संबंध थे कि उनके ज्ञान की, विज्ञान की, ज्योतिष की, अनुसंधान की चर्चा होती है। लेकिन वो कितने बड़े व्यंग्यकार थे, लेखक के रूप में कितने बड़े व्यंग्यकार थे, ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। पंडित व्यास बड़े विनोद प्रिय एवं खुश मिजाज व्यंग्य लेखक भी थे। 16 वर्ष की उम्र से ही वे व्यंग्य विनोद लिखने लगे। पंडित व्यास एक ऐसे व्यंग्यकार थे जो अपने पर भी व्यंग्य करना जानते थे। पद्म भूषण मिलने के बाद उन्होंने अपना मजाक करते हुए भी व्यंग्य लिखा था। व्यंग्यकार व्यास जी ने अपने जीवन में ही अपनी मौत पर भी व्यंग्य लिख दिया था, आंखों देखी अपनी मौत। एक अन्य व्यंग्य में उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद उनकी अपनी प्रतिमा को लेकर होने वाले विवाद का उल्लेख भी मूर्ति का मसला में कर दिया था। उनके व्यंग्य में उनका भविष्य दृष्टा, उनका इतिहासकार, उनका पत्रकार और उनका ज्योतिष भी झलकता था। एक अद्भुत लेखक, राजनीतिक टिप्पणियां उन्होंने की उन दिनों में जबकि अंग्रेजी राज चलता था, देशी राज्य भी था, अंग्रेजी राज्य भी था, और उसके बीच में से अपनी धारदार लेखनी से सत्ता के विरुद्ध भी उन्होंने लिखा। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। हास्य व्यंग्य की भी उनमें अपार क्षमता थी। उनके कई लेख हास्य व्यंग्य पर प्रकाशित हुए। उसमें से मैं एक का उल्लेख करना चाहूँगा कि 60 के दशक में उन्होंने होली पर एक लेख लिखा और एक पत्रिका में वह लेख होली के बाद छप गया। लोगों ने उसे गंभीर लेख के रूप में उल्लेख करने लगे और हिंदुस्तान भर के लोग यहाँ पुरातत्ववेत्ता एकत्रित हो गए, कैमरामैन आ गए। पंडित जी ने लेख लिखा था कालिदास के काल के जन्म तिथि को लेकर एक सिल्ल पट्टी मिल गई है और उस सिल्ल पट्टी पर कालिदास के जन्म का दिनांक तक खुदा हुआ है। लिखा था उन्होंने हास्य व्यंग्य में और उसको गंभीरता से ले लिया गया और पूरे देश ने उसको गंभीरता से ले लिया। सोचिए इससे बड़ा हास्य व्यंग्य का क्या आलेख हो सकता है कि जिसको लोग इतनी गंभीरता से ले लें। पंडित जी के व्यंग्य में हास्य का फुट बराबर उपलब्ध होता है। और सबसे बड़ा बात यह है, राजशेखर ने भी जिक्र किया है कभी, कि पंडित जी आत्म व्यंग्य कर सकते थे। अपने आप पर व्यंग्य करना शायद दुनिया में सबसे कठिन काम है। जब तक कोई व्यक्ति अपने आप पर व्यंग्य नहीं कर सकता वो दुनिया पर व्यंग्य नहीं कर सकता। पंडित जी अपने आप पर व्यंग्य करते हैं। ऐसे उनके व्यंग्य लेख मिलते हैं विविध विषयों पर।
वो कवि बहुत अच्छे थे। मैंने अनुष्टुप में उनकी कई कविताएं उद्धृत की हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा उनमें एक व्यंग का एक पुट भी होता था। व्यंगकार के रूप में भी पंडित सूर्यनारायण व्यास का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो बहुत गंभीर लेखन लिखते हैं उनका लेखन उतना ही व्यंग वाला नहीं होता, बहुत ही कठिन होता है। सूर्यनारायण व्यास जनता से जुड़े हुए व्यक्ति रहे, कभी उन्होंने कोई अहंकार नहीं किया, किसी पद की लालसा नहीं की, उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान मिले, लेकिन जैसे कहते हैं उनके दरवाजे पर आकर के दिए गए। जो गंभीर लेखन करते हैं वे व्यंग लेखन नहीं करते, मैं इस भेद को नहीं मानता। पंडित सूर्यनारायण व्यास ने अपने समय की विसंगतियों को पकड़ा, अपने समय को पकड़ा, और जो लेखक अपने समय को पकड़ता है वो किसी भी विधा में लिखे वो महान माना जाता है, और एक महान व्यंग्यकार के रूप में भी विस्थापित हुए। सोचिए, ये मेरे हाथ में पुस्तक है तू मैं 1935 में प्रकाशित हो चुकी थी। क्या 1935 में व्यंग विधा हिंदी में थी? आज के समालोचकों लोगों से पूछेंगे तो वे कहेंगे थी नहीं। पंडित जी ने हमें हंसना और हंसाना सिखाया। आज से 32 वर्ष पूर्व मैंने जिस टेपा सम्मेलन को शुरू किया उसके प्रणेता पंडित जी थे। पंडित जी ने मुझे बुलाया, मैंने उनसे कहा कि मैं मूर्ख सम्मेलन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई मूर्ख क्यों, मालवा में मूर्ख तो होता ही नहीं है। तो मैं कहा पंडित जी क्या? पंडित जी बोले टेपा। टेपा मित्रों मालवा का दो शब्दों का मालवी शब्द है टेपा। मालवी एक बोली है, उसका अर्थ होता है एक सीधा साधा अनगढ़ सा ग्रामीण व्यक्ति। वो इतना सुंदर व्यंग्य लिखते थे, इसकी बहुतों को कल्पना नहीं है। उनके गंभीर लेखन के बारे में, चिंतन के बारे में लोग जानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन व्यंग्यकार के नाते वो किस तरह से चोट कर सकते थे, मगर उस चोट को सहलाते भी जाते थे, ये कला उन्हीं में थी। और सिनाप्सिस का मैं एक अंश पढ़ के आपको सुनाता हूँ। गधे का ऐतिहासिक सांस्कृतिक अध्ययन, और फिर ब्रैकेट में नीचे लिखा है समाजवादी दृष्टिकोण से। उन्होंने इस सोए हुए शहर को न सिर्फ जगाया अपितु हंसना और हंसाना भी सिखाया। शायद इसीलिए स्वाभिमान का खिलखिलाता सूर्य कभी अस्त नहीं होता। मुखरित सदा कर्म की वाणी, चंदन टीका भव्य भाल पर, सब मोहित मानव मराल पर, ज्योतिष के ज्योतिर्मय नभ ने नर नारायण का ध्रुव तारा। स्वाभिमान के सूर्य आपका, दिग दिगंत फैले उजियारा, यादों की मीठी खुशबू से महक रहा है मालव सा।